हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी प्लस क्लासेस। आज हम इस वीडियो में कैबिनेट मिशन पर बात करेंगे। कैबिनेट मिशन क्या है, कैबिनेट मिशन नाम क्यों पड़ा, इसका गठन कैसे हुआ और कैबिनेट मिशन का भारत में महत्व क्या है। और वैसे तो आप संदर्भ जानते हैं कि कैबिनेट मिशन का संदर्भ संविधान सभा के गठन से है, तो ठीक है, हम क्रमवार इस पर वार्ता करते हैं। देखिए, कैबिनेट मिशन 1946 से संबंधित है। इसका गठन कैसे होता है? जैसा कि आपको पता है, भारत बहुत वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा और पूरी भारतीय जनता विविध खंडों में रही और ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष करती रही, आज़ादी के लिए लड़ती रही और ये धीरे धीरे संगठित आंदोलन चला और कुल मिलाकर के इसका एक प्रभाव पड़ा और उस प्रभाव के प्रकारांतर में ये कैबिनेट मिशन आता है। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि यहाँ बनती है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार होता है, द्वितीय विश्व युद्ध होता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बदले हुए वैश्विक परिदृश्य में कुछ घटनाएं घटित होती हैं और ख़ास बात यह है कि जब ब्रिटेन में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आम चुनाव होते हैं तो वहाँ पर उदारवादी विचारधारा की एक सरकार, लेबर पार्टी की सरकार बनती है और लेबर पार्टी की इस सरकार का नेतृत्व क्लीमेंट एटली के हाथ में जाता है। क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं और यह 1945 की घटना है, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। तो 14 मार्च 1946 को, 14 मार्च 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स में एटली महोदय एक बहुत बड़ी घोषणा करते हैं। वह यह है, वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारतीयों को स्वतंत्रता का अधिकार है और वे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इसी भारतीयों की स्वतंत्रता के अधिकार को स्वीकार करते हुए यह घोषणा कर देते हैं कि हम भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता देना चाहते हैं। तो इस उद्देश्य से वे अपने सरकार के तीन कैबिनेट मंत्रियों को एक मिशन पर भेजते हैं भारत में। तो वो 3 मंत्री होते हैं कौन? स्टेफर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, ये 3 कैबिनेट मंत्री हैं। इनको भारत में अपनी घोषणा के तहत एक मिशन पर भेजते हैं। क्योंकि ये तीनों कैबिनेट स्तर के मंत्री थे और कैबिनेट स्तर के मंत्रियों का एक समूह था, इसलिए ये जो मिशन आया इसे नाम दिया गया कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचता है। यह तो इतनी बातें तो हो गई कैबिनेट मिशन के गठन से संबंधित। अब यह जो है भारत में काम करना शुरू करता है। तो 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना प्रस्तुत की और योजना में कुछ महत्वपूर्ण बातें यह रही कि पहली बात तो मिशन ये स्वीकार करता है कि भारत में एक इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार की स्थापना तत्काल प्रभाव से की जानी जरूरी है। फिर दूसरी बात कि भारतीयों को स्वतंत्रता दिया जाना है, तो स्वतंत्र देश में कानून व्यवस्था और विधि निर्माण, ये सारी तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो कैसे संपादित हो, कैसे देश का शासन प्रशासन चले, इस सब के लिए संविधान निर्माण का कार्य शुरू हो और संविधान निर्माण का कार्य शुरू करने के लिए संविधान सभा का गठित होना जरूरी है। यानी एक दूसरी बात जो कैबिनेट मिशन महत्वपूर्ण रूप से कहता है वह यह कि भारत में संविधान सभा का गठन होना चाहिए। और 2 और बातें यह महत्वपूर्ण रूप से कहता है, वह यह कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुसत्ता का, ब्रिटिश हुकूमत की जो सॉवरेनिटी है वो भारत से अब हटनी चाहिए। ब्रिटिश हुकूमत का भारत की ऊपर कोई सॉवरेन पावर नहीं होना चाहिए।
यही तो आज़ादी का अर्थ होता है। तो रियासतों को भी दूसरी जो एक बड़ी बात कह दी है इसने, वह यह है कि जो यहाँ पर देसी रियासतें हैं उन्हें छूट दी जाए कि वो अखिल भारतीय जो संगठन बनेगा भारत का, उसमें वो शामिल होना चाहते हैं कि नहीं। ठीक हो गया। तो जब 16 मई 1946 को यह योजना प्रस्तुत करता है कैबिनेट मिशन, तो इस योजना के अंतर्गत भारत में संविधान सभा के गठन की बात चलती है। और यहाँ पर जो गठन होता है, आप ये एक चीज यहाँ यह भी जाने कि गठन के लिए बाद में जुलाई अगस्त 1946 को संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं भारत में। अच्छा, चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया जाता है, न कि वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार प्रणाली के माध्यम से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव न करके इनडायरेक्ट निर्वाचन किया जाता है। अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। और इसके लिए यह तय करती है ये कैबिनेट मिशन कि 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। और यह जो प्रांतों में आबादी है उसके आप आधार पर प्रांतों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। विभिन्न जो प्रमुख समुदाय हैं उनको उनकी जो सामुदायिक संख्या है, जनसंख्या है, उसके अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलेगा। ये सब बातें इसमें कही जाती हैं। तो आकलित किया जाता है कि वर्तमान समय में जो स्थिति है उसके अनुसार भारत में जो संविधान सभा गठित होगी, इस क्रम से, इस आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, उसमें 389 मेंबर्स होने चाहिए। तो 389 सदस्यीय संविधान सभा का गठन होगा। और वह कुछ इस प्रकार से करते हैं कि 389 जो होंगे, तो उस समय देखिए जो भारत में ब्रिटिश प्रभाव के क्षेत्र थे वे 11 प्रांतों में बटे हुए थे। यानी ब्रिटिश प्रांत थे 11 और 4 कमिश्नरीज थी, 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, वो भी ब्रिटिश प्रभाव के ही थे। तो इतना तो जो है कि ब्रिटिश प्रभाव का था। तो 11 जो प्रांत थे वहां से 292 प्रतिनिधि चुने जाने थे और 4 कमिश्नरियों से एक, तो 4 प्रतिनिधि चुने जाने थे। फिर बचे जो क्षेत्र थे वहां पर देसी रियासतें थी, यानी राज्य रजवाड़ों के अंतर्गत वे क्षेत्र थे। तो वहां पर जो है कि 93 सदस्य वहां से संविधान सभा में आते। तो इस प्रकार से जो बात बन रही थी उसमें ब्रिटिश के 11 प्रांत और 4 कमिश्नरियों से कुल 292 यानी 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था। तो इनको जो सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाना था उसके आधार पर बांटा गया था। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि जो संविधान सभा गठित हो रही थी उसमें कितने समुदायों को कितने प्रमुख वर्गों में रखा गया था। तो 3 प्रमुख वर्गों में प्रतिनिधित्व दिया गया था। सामान्य समुदाय जो थे उनको 213 स्थान दिए जाने थे इस 296 में से, और मुस्लिमों को 79 दिया जाना था। और तीसरा समुदाय जो था वो सिख समुदाय, पंजाब का जो क्षेत्र था वहां पर जो है कि सिखों को 4 प्रतिनिधित्व मिलना था। तो ये जो है कि संविधान सभा के गठन के संदर्भ में इतनी बातें हो रही थी। और जो 2 महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है वह यह है कि इसने कैबिनेट मिशन ने यह कहा था कि जो प्रांतें होंगी वे अपने लिए अलग संविधान बना सकती हैं। और एक जो हैदराबाद रियासत है वह नोट किए जाने वाली बात है कि सारी रियासतें, सारे प्रांत तो शामिल होने की बात आती है, होते भी हैं,
लेकिन अंततोगत तो हैदराबाद रियासत है जो संविधान सभा में भाग नहीं लेती है, प्रतिनिधित्व इसका संविधान सभा में नहीं होता है। तो जो जुलाई अगस्त में चुनाव होता है तो उसमें 296 जो सीटें थी, कौन सी, 11 प्रांत, 4 कमिश्नरीज की, तो वो जो है चुनाव में कुछ रिजल्ट इस प्रकार से आते हैं। 208 सीटें कांग्रेस को मिलती हैं, 73 सीटें लीग को मिलती हैं, मुस्लिम लीग को, 8 सीटें निर्दलीयों को मिलती हैं और 7 छोटे छोटे दल थे उनको एक एक सीट मिली थी। तो इस प्रकार से ये जो है कि चुनाव का रिजल्ट आता है। अच्छा, यहाँ जो चुनाव का रिजल्ट आता है उस चुनाव में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये होती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो इस चुनाव में यानी चुनाव ये पहली बार हुआ है, इस चुनाव में जो जीत कर आते हैं तो आप ईस्ट बंगाल से, पूर्वी बंगाल से जीत करके आते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि यह सन 46 चल रहा है और सन 47 में देश का विभाजन हो जाता है और यह पूर्वी बंगाल जो है पाकिस्तान में चला जाता है। तो पाकिस्तान में चले जाने के कारण अब डॉक्टर अंबेडकर जी का जो निर्वाचन था वो तो फिर रह गया। वह क्योंकि जितने वो थे मुस्लिम लीग के सदस्य जो उन क्षेत्रों से थे जो पाकिस्तान का क्षेत्र बन गया बाद में, उसके सारे सदस्य भारत की ये जो संविधान सभा बनी थी उसको छोड़ देते हैं। तो बाद में संख्या का परिवर्तन हो जाता है ना। और जो 389 सदस्य होने थे तो पार्टीशन के बाद वो 299 सदस्य की ही जो है कि भारत की पूरी संविधान सभा रह जाती, 299 की। वैसे जो संविधान सभा थी वह 389 की थी जब एक प्रकार से कहें अखंड भारत था। तो पार्टीशन के बाद ये घटनाक्रम जब हो जाता है तो अंबेडकर जी का निर्वाचन क्षेत्र चूंकि पूर्वी पाकिस्तान में था, यानी आज का मतलब पूर्वी बंगाल में था, तो इनका निर्वाचन एक प्रकार से वो रद्द हुआ। तो भारत की संविधान सभा में इन्हें पुनः शामिल किए जाने के लिए M.R. जयकर जी जो थे पूना संसदीय सीट से निर्वाचित सदस्य, उनको त्याग पत्र दिलाया जाता। कहा तो वो त्याग पत्र देते हैं तो सीट जो रिक्त होती है उस पर उपचुनाव होता है। तो उपचुनाव में डॉक्टर अंबेडकर विजित होकर के जीत करके आते हैं और दूसरी बार एक प्रकार से पहली बार निर्वाचन पूर्वी बंगाल से, यह महत्वपूर्ण है इसलिए मैं बार बार कह दे रहा हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर पहली बार संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचित होकर के आए तो पूर्वी बंगाल से, फिर दूसरी बार कहाँ से निर्वाचित होकर के आए तो पूना संसदीय सीट से हुए उपचुनाव में। और वह पूना संसदीय सीट उपचुनाव किसके कारण हुआ, M.R. जयकर के त्याग पत्र देने के कारण रिक्त सीट पर उपचुनाव हुआ। तो यह महत्वपूर्ण तथ्य है। तो यहाँ से जब ये बात हो जाती है तो देखिए यह अब चुनाव के पश्चात ये 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार, जैसा कि कैबिनेट मिशन ने 2-3 बातें महत्वपूर्ण कही थी, अंतरिम सरकार का गठन तत्काल होना चाहिए। तो अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट का जो है कि गठन की घोषणा की जाती है जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में। और वह घोषणा जो है कि 2 सितंबर 1946 को कार्य रूप ले लेती है, यानी 2 सितंबर 1946 को भारत में अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है। और इसके अध्यक्ष उस समय वायसराय लॉर्ड वेवेल जो है वो अध्यक्ष बनते हैं और उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी बनते हैं। और नेहरू समेत 13 सदस्य, अगर कहें तो नेहरू जी प्लस 12 लोग मिल करके जो है कि अंतरिम गवर्नमेंट बनाते हैं। अच्छा, फिर यह घटना कब की है, सितंबर 1946 की। देश अभी भी आजाद नहीं हुआ था, भारत का विघटन नहीं हुआ था। तो यानी भारत में मुस्लिम लीग अभी भी थी। तो मुस्लिम लीग जब 2 सितंबर को पहली बार अंतरिम गवर्नमेंट गठित होती है तो वह इसमें शामिल नहीं होती है, बहिष्कार कर देती है अंतरिम गवर्नमेंट का, अंतरिम सरकार का। लेकिन वेवेल महोदय के प्रयासों से लीग सहमत होती है बाद में कि चलो किसी तरह से शामिल हो लेते हैं, किन्हीं शर्तों से, किसी मंशा से। तो मंशा उनकी ये थी कि हम
सरकार में आकर के सरकार का विरोध करेंगे। तो इस मंशा से वे सरकार में 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हो जाते हैं। और अब शामिल करने के लिए करना क्या पड़ता है कि जो पहले 13 सदस्यीय काउंसिल थी, 13 सदस्यीय परिषद थी, उसमें से 3 लोग हटाए जाते हैं और उस 13 से 3 हटने के बाद बचे 10 और 5 ये लीग के आते हैं। 5 लीग के सदस्य शामिल किए जाते हैं। यानी अब जो परिषद 13 सदस्यीय थी नेहरू को लेकर के, वह 15 सदस्यीय परिषद हो गई और उस 15 सदस्यीय परिषद में 5 लीग के प्रतिनिधि हुए। और लीग के प्रतिनिधियों में एक थे लियाकत अली खां। इनको मिलता है सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण पद लीग प्रतिनिधियों में। वह क्या, वित्त मंत्रालय इनको दे दिया जाता है। और भारत की जो पहली अंतरिम गवर्नमेंट बनी उसमें वित्त मंत्री का प्रश्न पूछा जाता है, कौन था, तो लियाकत अली खां थे। और लियाकत अली खान मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे। तो कुल मिलाकर के ये इतनी बातें तो कैबिनेट मिशन से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ 2 महत्वपूर्ण बातें और कह दूं तो ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है। वह क्या कि अब जो देखिए भारत का जब पार्टीशन हो जाता है 1947 में 15 अगस्त को, तो 299 389 के स्थान पर अब प्रतिनिधि रह गए 299। उस 299 में जहां देखिए ये 93 रियासतों के थे, तो रियासतों के लिए 70 सीटें तब बची और 296 जो प्रांतों और कमिश्नरियों के थे उनके लिए संख्या तब घट करके हो गई 229। तो 229 और 70, अच्छा अब टोटल हो गए 299। 299 सदस्यीय संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण की पूरी भूमिका आगे तय की और कार्य किया। तो जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया जाता है, उस दिन जितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे संविधान पर, उनकी संख्या 299 के बजाय 284 होती है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम से पूछा गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान पर संविधान सभा कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। तो कुल तो थे जो है कि 299 तत्कालीन रूप से सदस्य, लेकिन उपस्थित थे 284 और उन्होंने ही हस्ताक्षर किया। तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात। तो कैबिनेट मिशन इतनी बातों को अपने में समेटता है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ निर्धारित ये हो गया कि भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत हुआ और ये बातें सिलसिलेवार तरीके से कुछ इस प्रकार से जाती हैं। तो आपको आनंद आया होगा ये जानकारियाँ लेकर के, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।